छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से लिखा बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया। आपको बता दें, पहली बार हाथों से लिखा बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले बजट में ज्ञान पर हमारा फोकस था, अब की बार गति पर हमारा फोकस है। इस पर सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता भी की। देखिए हमारे सहयोगी पुनीत सोनकर की खास रिपोर्ट। उपस्थित हैं और उनके मार्गदर्शन में यह ऐतिहासिक बजट बना। उनके मार्गदर्शन में और इसे 100 पेज का इस बजट को मैंने हाथ से लिखा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सरकार द्वारा चलाई गई जो नीतियां हैं मुख्य रूप से अच्छी नियत और कर्मठता पर आधारित हैं। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर मैंने इस बजट को एक शेप दिया और 100 पेज हैंड राइटिंग अपने हस्तलिखित प्रतिम बनाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही मार्गदर्शन और प्रेरणा थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल और बाकी और लोग भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज वर्ष 2025-26 का आम बजट विधानसभा में हमारे सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। और ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। पिछले वर्ष 2024-25 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसका थीम था ज्ञान का मतलब गरीब, यूथ, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति महिला और चारों के विकास पर पिछले साल का बजट में फोकस था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने पिछले 1 साल ज्ञान के विकास के लिए ईमानदारी के साथ काम किया और उसका परिणाम भी अच्छे आए। मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को सरकार में बैठाई तो मोदी की गारंटी को भी 1.25 साल के अल्पकाल में पूरा करने का सरकार प्रयास की और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिछले समय में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों या फिर रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया है और अब जब द्वितीय वर्ष का आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार और चूंकि
ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है और इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज पे? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। बाकी बजट के विषय में विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रखेंगे। मैं पुनः प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। और एक बार फिर मैं इस शानदार बजट बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 1.25 साल से हमारी सरकार काम कर रही है और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि उनकी अच्छी नीयत और कर्मठता ये 2 हमारे सरकार के केंद्र बिंदु हैं और उसी कर्मठता की भावना जो हमारी सरकार की उससे प्रेरित होकर मैंने इस बार तय किया कि बजट अपने हाथ से लिखूंगा और उसी प्रति को वितरित भी करूंगा और 100 पेज का बजट अपने हाथ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तैयार किया और आप सब लोगों को उसे उपलब्ध कराया। जैसा कि बजट में आप देख रहे होंगे कि पिछले बार हमारी बजट का थीम था, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ज्ञान। और ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, एक अर्थ है अन्नदाता और एन का अर्थ है नारी। तो हम अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर गरीब, युवा, किसान और नारी का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो तभी वो हो सकता है। वेलफेयर स्टेट के जो सपने होते हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक विकास में भी तेजी बनी रहे। जब आर्थिक विकास में तेजी रहेगी, हमारी आर्थिक सेहत प्रदेश की अच्छी रहेगी, तभी हम गरीब कल्याण की योजना, युवा कल्याण की योजना या नारी कल्याण की योजना हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। इसलिए हमने, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले 1 साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिकाधिक उपयोग करने के कारण, उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। तो ये जब चीजें करेंगे, आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएंगे, तो हमारे टैक्सेशन बढ़े, हमारे टैक्स बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं।
इसी गति की बुनियाद पर ज्ञान का कल्याण संभव है, यही इस बजट का मूल थीम रहा है। दूसरा चीज, आपने इस बात को देखा होगा कि पिछले बजट में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10 पिलर्स बनाए थे डेवलपमेंट, जो हम आर्थिक विकास के हमारे 10 आर्थिक विकास के हमारे 10 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं, उन्हीं 10 आधारभूत स्तंभों को हम कैसे उस रणनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कैसे काम करें, उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप आपको इस बजट में दिखाई देता है। चाहे हमने पिछले बार बजट में कहा था कि 10 पिलर्स के रूप में कि सरगुजा, बस्तर सरगुजा की ओर देखो, उसका हमने या इस बजट में उसको कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर विस्तार से जिक्र किया। पिछले बजट में हमने कहा था कि मैक्सिमाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे, पूंजीगत व्यय को हम अधिकाधिक बढ़ाएंगे, उसका भी प्रतिफलन आपने इस बजट में देखा। पिछले बजट में हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके गुड गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करेंगे। गति का टी उसी को द्योतित करता है। तो आप पिछले बार के बजट को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर उसमें हमारा विजन था, हमारी रणनीति थी। विजन स्टेट के लिए ओवरऑल क्या हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, एक दीर्घकालिक लक्ष्य भी उसमें निर्धारित किए गए हैं कि हमारी जीडीपी का साइज क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, सर्विस सेक्टर के लिए हम क्या हमारी रणनीति होगी। इन सारे विषयों को हमने उसमें विस्तार से रखा है। और 2047 तक हमको क्या करना है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। 2030 तक के लिए हमने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। और हम अल्पकालिक जो हमारी रणनीति मानते हैं वो बजट को मानते हैं। बजट एक वर्ष की योजना हो गई, मध्यकालिक जो हमारे टारगेट हैं 2030 तक की हमारी रणनीति होगी, और दीर्घकालिक जो लक्ष्य हो 2047 तक की रणनीति होंगी। जैसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, इस प्रक्रिया में हमारा छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण, इस विजन के साथ हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के बिंदु आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो आप बस विस्तार से इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसमें गुड गवर्नेंस, नेक्स्ट पीछे इसमें आप देख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या हमारे पिलर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी के लिए क्या पॉइंट्स हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या पॉइंट्स हैं, क्या रणनीति है, इसको आप विस्तार से देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट, बजट साइज किस तरह से साल दर साल बढ़ता गया है। 5,700 करोड़ का बजट 2000-2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब था। आज 1,65,000 हो चुका है। तो उसमें लगभग 30 गुना की वृद्धि लगभग बजट के साइज में हुई है। पिछले साल के मूल बजट की तुलना में इस साल का भी मूल बजट में एक कंसिडरेबल ग्रोथ, लगभग 12% के लगभग का ग्रोथ इस बजट में हुआ है। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे राजस्व प्राप्तियों में जो ग्रोथ है वो 12% अनुमानित है। हमारे राज्य के जो अपने खुद के राजस्व है उसमें 11% का, सरकार से, केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलते हैं उसमें 13% का, जो पूंजीगत प्राप्तियां उसमें 12% का। इस तरह से अलग अलग हमने आकलन प्राप्तियों की दृष्टि से और एक्सपेंडिचर की दृष्टि से भी, राजस्व व्यय हमारे 11% का बढ़ने का अनुमान है, पूंजीगत व्यय हमारे 18% का बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं। जब पूंजीगत व्यय को हम बढ़ाएंगे, हमारी मेन रणनीति का हिस्सा है। पिछले बजट के 10 पिलर्स में भी वो शामिल था, इस बार भी हम उसे इस बार के गति में भी वो शामिल है। तो अधिकाधिक जब पूंजीगत व्यय करेंगे, जो देख रहे हैं आप डेटा में भी स्पष्ट है कि 18% पूंजीगत व्यय को हम बढ़ाना चाहते हैं। और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में 1 रुपए का जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में घूम घूम कर उसका लाभ मिलता है। जैसे कोई सड़क बना रहे हैं तो गिट्टी की भी क्रेशर भी चलने लगता है, वहां मजदूरी भी मिलने लगती है, सीमेंट उद्योग भी चलने लगता है, डामर उद्योग भी चलने लगता है, तो पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमता है। और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के साइकिल में अगर 1 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो 4 रुपए का इकोनॉमी को फायदा होता है। तो इसलिए किसी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए ये जरूरी है कि अधिकाधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, और उस पर पूरा फोकस पिछले बजट में भी था, इस बजट में भी है। बाकी बिंदुओं में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है, और जो फिस्कल डेफिसिट है
उसे आरबीआई का जो एफआरबीएम नॉर्म्स है उसमें जीएसडीपी का 3% के नीचे रहना होता है। इस बजट में हमने 2.97% तक हमने उसे कंटेन किया है। बहुत बार सवाल होता है कि इतना लोन ले लिए, उतना लोन ले लिए। लोन किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को लेना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है कि हम गरीब कल्याण की चीजों में, आर्थिक विकास की चीजों में कैसे उस पैसे का उपयोग करें। और कोई भी व्यक्ति कितना भी लोन ले सकता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी लोन ले सकता है, ऐसा नहीं होता है। एफआरबीएम के, फाइनेंस कमीशन के, आरबीआई के नॉर्म से, उसी के तहत हम उसका अक्षरशः पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। रिसीट्स का पूरा डिटेल है, नेक्स्ट। इसे आप पूरा देख सकते हैं, ये आपको उपलब्ध करा देंगे रिसीट्स का। नेक्स्ट, उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पाई चार्ट्स के माध्यम से डिवाइड किया गया है, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसीट जो है, रुपया हमको कहां कहां से कैसे प्राप्त होता है उसका एक आकलन इसमें किया गया है। एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट, जो खर्च हैं वो कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, कमिटेड एक्सपेंडिचर में, ग्रांट सब्सिडी में, पूरा डिटेल है। नेक्स्ट, इसे आप पूरा देख सकते हैं, ये आपको उपलब्ध करा देंगे रिसीट्स का। नेक्स्ट, उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पाई चार्ट्स के माध्यम से डिवाइड किया गया है, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसीट जो है, रुपया हमको कहां कहां से कैसे प्राप्त होता है उसका एक आकलन इसमें किया गया है। एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट, जो खर्च हैं वो कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, कमिटेड एक्सपेंडिचर में, ग्रांट सब्सिडी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैसे होता है उसका भी एक पूरा आकलन है। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट के बजट में कितनी वृद्धि हुई है इसे भी आप देख सकते हैं। जो हमने गति का कॉन्सेप्ट लिया है उसमें आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा जो गति का मुख्य बिंदु है इसमें आप देख सकते हैं कि जो किस विभाग के बजट में कितनी वृद्धि हुई है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बजट में दिख रही है, 119% की वृद्धि हुई। 2 गुना से भी अधिक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बजट हमने किया है ताकि प्रदेश में आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाने का काम हमारी सरकार ने किया और उसी के अनुरूप हम तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आप बजट में देख सकते हैं किस तरह से वृद्धि हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडब्ल्यूडी के विभाग में आप देख रहे हैं 19% की वृद्धि। डब्ल्यूआरडी, वाटर रिसोर्स, जल संसाधन विभाग के बजट में 20% की वृद्धि, ये साफ तौर पर दृष्टिगोचर है। नेक्स्ट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने का आवंटन है उसका ये डिटेल है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर डिपार्टमेंट में कितना परसेंट बजट, टोटल बजट का कितना परसेंट उस डिपार्टमेंट को बजट जा रहा है इसे आप देख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन में सर्वाधिक 12%, ग्रामीण विकास में 10%। इस तरह से सरकार का बजट इस डिपार्टमेंट्स में खर्च हो रहा है। नेक्स्ट, मेजर स्कीम जो हमारी हैं उनका इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। चाहे कृषक उन्नति योजना हो, उसके लिए 10,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लिए 8,500 करोड़, महतारी वंदन योजना 5,500 करोड़, खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़, ऐसे अलग अलग स्कीम्स के लिए इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट, नए जो प्रयोग किए गए हैं, नई योजनाएं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लाया है उसे आप विशेष रूप से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, जो बड़े नगर निगम के क्षेत्र हैं 14 हमारे, उनमें अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से आर्थिक विकास कैसे तीव्रता से हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लागू की जा रही है। उसमें 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर स्कीम, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच है कि विशेष करके हम पहले चरण में ऐसे गांवों को हम फोकस करेंगे जहां पे आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी का भी आगमन हुआ है। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं। और जो मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना में मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच है कि कैसे हम मोबाइल टावर अंदरूनी क्षेत्रों में लगा सकें, इसका भी पहला चरण प्रारंभ किया गया है। क्योंकि बहुत अंदर के जो गांव होते हैं वहां पे टेलीकॉम कंपनियों के लिए वायबल नहीं होता, इसलिए ये योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, ये भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच है कि बस्तर सरगुजा अंचल में जो अंदर के गांव है वहां तक बस वगैरह कुछ जाता नहीं है,
तो उसको बीजेप के माध्यम से ऐसे अंचल में जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, वहां पर बस चलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रिंग रोड निर्माण योजना, ये जो छोटे नगर, जो बड़े शहर हैं उनके लिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के माध्यम से हम बाईपास और रिंग रोड तो बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं वहां भी उनका एक व्यवस्थित विकास हो, इसके दृष्टिकोण से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना हमने प्रारंभ की है। इसी तरह से मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, हमारे जो शहरी आवास के हितग्राही हैं वो जब आवास का निर्माण पूर्ण कर लेंगे तो उनको राशि प्रदान की जाएगी, अतिरिक्त राशि इंसेंटिव के रूप में। जो योजना में मिलता है वो तो मिलता है, घर को निर्माण कर लेने पर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पैसा उनको दिया जाएगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना भी लाई गई है। इसमें IIM और IIIT के साथ मिलकर इंटर्नशिप बेसिस पे कोई व्यक्ति को हम सैलरी पे लेंगे, वो सरकार का काम करेगा और साथ में इंटर्नशिप बेसिस पे IIT और IIM के साथ वो कोर्स भी करेगा, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को हाई क्लास जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर सकें। इसी तरह से अटल सिंचाई योजना, बरसों से कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 5,000 करोड़ रुपए का पूरी योजना काल में इसका योजना में खर्च किया जाएगा, अटल सिंचाई योजना, और इससे 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाया जा सकेगा। इस तरह की स्कीम है। न्यू मेडिकल कॉलेज, कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। जो हमारे 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज नए स्थापित किए जा रहे हैं। आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में 8 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज था, उसको 8 से बढ़ाकर सीधा हम 20 करने जा रहे हैं, और 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज को बढ़ाकर सीधा 1 से 7 करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें कोई बहन, कोई भाई हमारे छत्तीसगढ़ का कोर्स कर लेगा तो उसे एक अच्छा रोजगार कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। इस तरह के कोर्सेज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह से निफ्ट, हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में IIM भी आ गया, IIIT भी आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी आ गई, एम्स भी आ गया, NIT भी आ गया, सीपेट भी आ गया, लेकिन निफ्ट नहीं था। तो एक और हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी के माथे पे और एक और तिलक लग रहा है निफ्ट के रूप में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरागत कलाओं को भी आगे बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव पूरे बजट में इस बार आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स को हमने और आगे बढ़ाया है, इसे आप डिटेल में देख सकते हैं। एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी बहुत सारे बिंदुओं को हमने आगे बढ़ाया है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉइंट्स हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दृष्टि से बहुत डिटेल में हमने चीजों को रखा है। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सभी विभागों के प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को भी आप देख सकते हैं। और विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा GDP ग्रोथ का, कि इस बार वर्ष 2024-25 में हमारा GSDP का ग्रोथ रेट 7.51% है, रियल GDP ग्रोथ, और पूरे भारत की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत, पूरे भारत का नेशनल एवरेज जो ग्रोथ रेट का है वो 6.4% है। तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है, और 1.1% लगभग ज्यादा GSDP का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत की तुलना में हमारे बीच में है। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर रजत जयंती वर्ष के लिए पेट्रोल के कीमत पे 1 रुपए की कमी की गई है। लगभग 65 लाख हमारे बाइक चलाने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। GST के अंतर्गत, जो पहले GST रिजीम के पहले वैट था, वैट के अंतर्गत 25,000 से कम की जो देनदारियां वाले केस थे, ऐसे करीब 62,000 केस थे, और 40,000 व्यापारियों के केस पड़े हुए थे, उनको OTS स्कीम लाकर वन टाइम सेटलमेंट करते हुए हमने समाप्त कर दिया है। उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इससे 40,000 से अधिक छोटे व्यवसायियों को लाभ होगा। पैसा सरकार का मात्र 11 करोड़ के लगभग का हमको लॉस हो रहा है, जो वैसे भी वसूली नहीं हो रहा था, 11 करोड़ का ही, लेकिन इससे फायदा 40,000 लोगों को मिल रहा है। इसलिए हमने ये काम मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। GST में जो ई-वे बिल जनरेट होता था, उसको हमारी पूरे देश के अनुरूप 50,000 तक के लिए था, कि 50,000 से ऊपर की बिलिंग हो रही, इसमें ई-वे बिल कंपलसरी था। उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। कर्मचारियों का DA 53%, 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है।
जो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसकी बहुप्रतीक्षित मांग थी कि नवा रायपुर में उनको रियायती भूमि मिले रियायती दर पे, और चेंबर ऑफ कॉमर्स का वहां पे भवन बने। नवा रायपुर बहुत तेजी से बसाने की दिशा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती भूमि देने का भी निर्णय लिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीयन है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है, उसमें रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और सेस लगता है। स्टाम्प ड्यूटी के 12% जो शेष लगता था उसे समाप्त कर दिया गया है। इससे सभी पंजीकरण कराने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, सभी पत्रकार साथियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशील निर्णय लिए हैं। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया गया है। जो हमारे प्रेस एसोसिएशन का जो हमारा भवन है रायपुर का, उसमें 1 करोड़ रुपए के रिनोवेशन का काम कराया जाएगा और पत्रकार साथियों का एक्सपोजर टूर भी कराया जाएगा। उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया गया है। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे आपके समक्ष हम रखना चाहते थे। धन्यवाद। एक मिनट आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षेप में आप लोगों को संबोधित करें। आज तक के छत्तीसगढ़ में के राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं 1-2 विषय ही है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर में नक्सलिज्म से लड़ाई की दिशा में, नक्सलिज्म के उन्मूलन की दिशा में ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बस्तर के युवाओं को किस तरीके से होम स्टे के साथ जोड़ना, किस तरीके से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के साथ जोड़ना, किस तरीके से लघु वनोपजों को वहां प्रोसेसिंग करना, उसके यूनिट लगाना, कोंडागांव के एथेनॉल प्लांट को किस तरीके से चालू करना, और बस्तर में नियत नल्लानार के अंतर्गत विभिन्न गांवों तक किस तरीके से निर्माण कार्य करना, 3,200 हमारे बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करना, इतनी गंभीरता से, इतने माइन्यूटली सोच करके बजट प्रस्तुत होते मैंने नहीं देखा। भाई बजट पहले टीवी पर बहुत देखते थे, परंतु ऐसा इतनी दूर तक चिंता करके अगर कोई बजट बनाया गया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं इसका। और विशेष रूप से बड़े दिनों से जो मांग थी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, इंडस्ट्रीज में लोग जाते थे तो डेपुटेशन में जाते थे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए, तो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी अनुमति हो जाना बजट में, जो बड़े दिनों के प्रावधान थे वो अब इस बार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जब बहुत कोई आपदा की स्थिति होती है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब कभी कोई ऐसी स्थिति, ईश्वर न करे कभी हो, परंतु अगर हो जाती है विगत कुछ दिन समय के विषयों को ध्यान रखकर, तो स्टेट सिक्योरिटी गार्ड का भी हम फॉर्मेशन कर सकेंगे। यह भी एक बात बजट में आ जाना, ये बहुत अच्छी बात है। साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो नए साइबर थानों को, नए साइबर क्राइम के प्रावधानों से लड़ने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर क्राइम के लिए डेवलप करने के लिए जिस तरीके से माइन्यूटली सोच करके बजट में प्रावधान किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पंचायत विभाग का है, वैसे आप इसमें भी देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो अनेक टेक्निकल पार्क बनने वाले हैं। नया रायपुर में इसमें कहते हैं साइंस सिटी बनने वाली है पूरी। उसके बावजूद आप पंचायत राज में आप देखेंगे तो 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार में उस सरकार के मंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग को छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए आप राज्यांश जारी करें, परंतु उन्होंने नहीं किया, और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, इस बार प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपया माननीय विष्णुदेव साय जी का शत अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। इस बात के लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत चिंता की है, उनका भी अभिनंदन है। इस बजट में 8,500 करोड़ गरीबों के आवास के लिए दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे विषयों पर बजट आप देखेंगे तो बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए, बहुत दूरी तक एक एक चीज को सोचते हुए, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं कि अगर पूंजीगत व्यय पिछली बार 22,000 करोड़ से बढ़ाकर इस बार 26,000 करोड़ के आसपास किया गया है, उससे अधिक किया गया है, पूंजीगत व्यय बढ़ा है, और आप देखेंगे कि सेस भी कम हो गया है और पेट्रोल का रेट भी कम हो गया है। तो जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो टैक्स बढ़ाया जाता है, परंतु ये जादूगरी का बजट है। आप खुद सोचें कि इसमें पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, फिर भी उसमें टैक्सेशन कम हो रहे हैं, और ये प्रावधान तभी संभव हो सकता है जब चिंता करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाया जाए। पिछले 1 वर्षों में लगातार इस बात पर मेहनत करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाने की कोशिश की गई, और तब यह साहस किया गया कि टैक्स भी कम कर लिया जाए और पूंजीगत व्यय भी बढ़ा दिया जाए।
बहुत शानदार बजट है। माननीय हमारे मुखिया, हमारे नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का इस पूरे मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन है। वित्त मंत्री जी ने बहुत मेहनत की है, उनका भी हृदय से आभार अभिनंदन है। उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं इस बहुत अच्छे बजट के लिए। मुख्यमंत्री जी आपको, मुख्यमंत्री जी मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। देखिए, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए अंत्योदय की भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो आर्थिक विकास हो रहा है, भारत विकसित बन रहा है, छत्तीसगढ़ विकसित बन रहा है, लेकिन इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति छूट ना जाए, इसकी भी चिंता करना एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है। बट ये पूरी तरह से तभी संभव है जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़े। हम जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, जीएसडीपी का साइज आगे बढ़ता है, तो अपने आप टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और राज्य की आय भी बढ़ती है। तो मेरा मानना है, जिसे आप फ्री बीज कह रहे हैं, मैं उसे गरीब कल्याण की योजना कहूंगा। तो गरीब कल्याण की योजना करना भी एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है, और उस गरीब कल्याण की योजना को सतत बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास करना भी एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने कहा कि ज्ञान के कल्याण के लिए गति जरूरी है, और इस बजट का थीम गति। मंत्री जी, लेकिन आपकी गति जो है वो विपक्ष को क्यों समझ में नहीं आ रही है? विपक्ष कह रही है गति नहीं दुर्गति का बजट है। जरा इस पर प्रकाश डाले आप या मुख्यमंत्री जी, तो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। जब अपने आंख में राजनीतिक चश्मा विपक्ष लगाकर देखेगा तो न छत्तीसगढ़ का ज्ञान उन्हें दिखाई देगा, न ही उनको गति दिखाई देगी। वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक चश्मा लगाकर एक तरह से वो अच्छी चीजों को देखने के लिए अंधे हो गए हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दुर्गति तो उनकी हो गई, दुर्गति तो उनकी हो गई।